ठीक। ओके, मेरी आवाज आ रही है सब लोगों तक? यस सर। स्टॉप शेयर। मैंने गलत लगता है शेयर कर दिया है। 1 सेक, मुझे ये शेयर करना था। 1 सेकेंड है, आप लोग थोड़ा सा शेयर स्क्रीन, सीसी टेबल नोट्स पेजेस शेयर। आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन क्या? यस सर। क्या दिख रहा है? नोट्स दिख रहा है या बुक दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। द डाइवर्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। नहीं, वो तो बुक में भी होगा। नोट का दिख रहा है, ऊपर में पेज लिखा हुआ दिख रहा है, cc10 notes डॉट पेज है लिखा हुआ। नो सर। नो, दैट मीन्स द बुक इज शेयर्ड। बहुत सारा विंडो है ना, ओवरलैप है सब। 1 सेक, तो मैं अभी स्क्रीन को स्टॉप करूंगा। नो, आई विल स्टॉप शेयर स्क्रीन अगेन। ओके, अभी क्या दिख रहा है? दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके, सो दिस इज cc10। हाँ सर, नोट्स पेज आया। यस सर, नोट्स पेज आया ना? cc10 नोट्स पेज। यस सर। दिस इज माय वर्ड। सर, इससे पहले भी तो यही दिख रहा था। वो बुक था। ओके सर। ये नोट है, उसका प्रोसेस्ड वर्जन। चलिए, अभी हो गया। चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट। इतना देर अब रिकॉर्डिंग जो भी देखेगा ये सब फालतू बात उसको सुनाई देगा। अब पढ़ाई शुरू करते हैं। 1 सेक, एक बार फिर से चेक कर लूं। टीच मिनट को बैकग्राउंड में डाल दिया ना। टीच मिनट में रिकॉर्डिंग ऑन है, म्यूट ऑन है। ओके, 7 स्टूडेंट्स आर देयर। चलिए, तो आज सुबह कहां तक पढ़े थे हम लोग? फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आवाज आ रही है? ये हम लोग देख लिए। यस सर। ये देख लिए थे मेम्ब्रेन अटैक मैक का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, नाउ यहां तक जो था आपका कॉम्प्लीमेंट पाथवे। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट पाथवेज ही नहीं है जिनका रोल है। ओके, ये बात भी आप लोग समझ लीजिए। अभी कॉम्प्लेक्सिटी का आप थोड़ा सा सिर्फ देखे ही हो। अभी जब आपको बताएंगे डाइवर्स फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, तब आप भौचक्के हो जाओगे। देखिए, बहुत सारे रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं। फिर भी ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा उतना समझ में नहीं भी आएगा तो आप मुझे पूछना। ओके, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं उतना इम्पोर्टेंट है डिटेल में इसको उतना पढ़ना, लेकिन फिर भी आप जानिए। मौका लगा है, बाद में मौका नहीं लगेगा। अपने से तो पढ़ोगे नहीं खुद, जब तक प्रेशर नहीं आएगा तो नहीं पढ़ोगे ना अपने से। इसलिए जान लीजिए क्या है कॉम्प्लीमेंट फंक्शन का डाइवर्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के डाइवर्स फंक्शन। तो एक फंक्शन तो आप देख लिए पाथवे वाला, जो कि क्या था? मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, जिसकी वजह से फेगोसाइटोसिस हो जाता है बहुत ही आराम से बड़े बड़े सेल्स का। ओके, सो डाइवर्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये टेबल दिख रहा है आपको? ये टेबल दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, 3 मेन क्लासेस हाँ, ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी। हाँ। तो डाइवर्स फंक्शन का मतलब वो जो अभी तक हम लोग पाथवे पर है, उसके अलावा भी बहुत सारा फंक्शन, अलग अलग फंक्शन। देखिए, तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी जो है इज इन योर सर्विस। होस्ट डिफेंस में
इट इज इन योर सर्विस। म्यूट कर लीजिए। तो 3 क्लास में इसको कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी को आप बांट सकते हैं। पहला तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी जो है आपके इनेट डिफेंस में भी है इन्वॉल्व, और इनेट और इंटरफेस बिटवीन इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें एडेप्टिव इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी के बीच की कड़ी है। सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ दिस प्रोसेसेस जिसमें ये इन्वॉल्व है। ओके, 3 मेन क्लास कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी, सम ऑफ द एक्टिविटी जिसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज इन्वॉल्व, इन दैट एक्टिविटी adaptive component is also involved. Okay, because complement component is a part of innate component. Innate component है आपका these components of the complement system. Innate components of your complement system is also taking the help of the components from adaptive immunity. तो different functions है बहुत सारे। अब देखिए, पहला तो आप पढ़ चुके हैं इनेट डिफेंस में अगेंस्ट इन्फेक्शन, लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल एंड सेल मेम्ब्रेन्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। अभी तक इसका जितना भी 20 लेक्चर लिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, इसी को पढ़े थे। ये फंक्शन हो सिर्फ आप। सेकेंड फंक्शन इज ऑप्सोनाइजेशन, ये भी इनेट डिफेंस में काम आ रहा है। ऑप्सोनाइजेशन हम आपको बता चुके हैं। एनीबॉडी, कोई बता सकता है ऑप्सोनाइजेशन? सर वो मैक जो है वो फैगोसाइटोसिस के मदद से जो खत्म कर देता है सेल्स वगैरह जो फॉरेन बॉडीज रहते हैं, उसी को ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं सर। ऑप्सोनाइजेशन है, मैंने बताया है, आप लोग भूल गए हैं। बाकी स्टूडेंट्स तक मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सर ये बताए थे। यस सर, वो थोड़ा पाउडरी फॉर्म में, मतलब वो सर it is coating the pathogen. हाँ, complement fragments, complement प्रोटीन। म्यूट कर लीजिए, ये तो रिकॉर्डिंग में मेरी ये आवाज सेंटेंस गायब हो जाए। मैंने देखा है जहां पर वो रहता है आवाज आप लोगों की तरफ से, रिकॉर्डिंग देखोगे तो माय वॉइस विल बी ब्रोकन। तो करिए, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ऑप्सोनाइजेशन क्या है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स जो है, जैसे C3, C4, ओके, C3, C4 के फ्रैगमेंट्स, C3b भी, C4b भी। एक तो C3b is becoming the part of C3 convertase in the alternative pathway, and C3b is also becoming the part of the C5 convertase of all these 3 pathways. ठीक है, C3 कन्वर्टेज से C3b, C3 कन्वर्टेज से C3b जुड़ जाता है तो C5 कन्वर्टेज बन जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि ऑप्सोनाइजेशन बता रहे थे। C3b, तो C3 का जो फ्रेगमेंट्स है, C3b तो आपको कॉम्प्लीमेंट पाथवे भी एक्टिवेट कर रहा है, प्लस व्हेन C3b गेट्स अटैच्ड कोवैलेंटली टू द पैथोजन सरफेस, पूरा वहां भी कोवैलेंटली अटैच होकर के कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पाथवे एक्टिवेट कर रहा है। लेकिन यह भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में C3b कोट कर दे पैथोजन को। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लीमेंट पाथवे वहां एक्टिवेट नहीं हुआ है तो वह कोट कर देगा एंटीजन को चारों तरफ से अपने C3b फ्रैगमेंट से, क्योंकि C3b फ्रैगमेंट एंड C4b फ्रैगमेंट हैज द प्रॉपर्टी टू बाइंड कोवैलेंटली टू द माइक्रोबियल सेल सरफेस और एनी सेल सरफेस। ठीक है, होस्ट सेल सरफेस पर भी बाइंड कर जाएगा कोवैलेंटली। लेकिन चूंकि वहां पर आपको हम बताए C3b जितना बन रहा है आपका, उसमें से 99.95% नष्ट कर देता है, इसलिए इतना ज्यादा उसका डिमांड भी है। ओके, बहुत कम बच जाते हैं, तो इस तरह से रेगुलेट करता है। लेकिन C3b कैन बाइंड एंड ऑप्सोनाइज टू द पैथोजन सेल सरफेस, उसको पूरी तरह से वहां पर कोट हो गया, उसका कोटिंग हो गया C3b।
अब C3B का कोटिंग हो जाएगा तो ये इसी को ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। तो C3B और C4B का कोटिंग हो गया तो क्या होगा, C3B C4B रिसेप्टर विल कम एंड इट विल आइडेंटिफाई दैट, बिकॉज कोटिंग से क्या हुआ, टैग हो गया, वो टैग हो गया पैथोजन सरफेस। तो रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन आवर अदर टाइप ऑफ इम्यून सेल्स सच एज WBC, जितने भी WBC है उस पर सब पर कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर प्रेजेंट है, वो आएगा कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर। एंड कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर 1 पर्टिकुलरली इज रिसेप्टर फॉर C3B एंड C4B। वो C3B C4B रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज कर लेगा एंड उसका चूंकि मैक्रोफेजेस के सेल सब WBC के ऊपर होता है तो रिकॉग्नाइज करके वहां पहुंच गया तो वो उसको तुरंत एनगल्फ भी कर लेगा। फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, फेगोसाइटोसिस में सिर्फ ऑप्सोनाइजेशन ही हेल्प नहीं करता। देखिए फेगोसाइटोसिस मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के द्वारा भी हो रहा है। फेगोसाइटोसिस का बहुत सारा मैकेनिज्म मेम्ब्रेन आगे पढ़ाएंगे हम आपको, इस ये टॉपिक खत्म होने के बाद हम फेगोसाइटोसिस पर जंप करेंगे। फेगोसाइटोसिस एंड क्योंकि अब डिफिकल्टी आपको आने वाली है समझने में, क्योंकि आपको अभी तक एक्सपोजर नहीं मिला इम्यून सेल्स इन्वॉल्व इन द इम्यून सिस्टम, ये नहीं पढ़ाया गया अभी तक आपको। बहुत तरह के सेल्स हैं, ठीक है, तो उसको जानना जरूरी है इस चैप्टर के बाद, फेगोसाइटोसिस एंड देन दैट वी विल कवर। तो क्या हुआ, फेगोसाइटोसिस मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के द्वारा भी हो रहा है, फेगोसाइटोसिस ऑप्सोनाइजेशन के द्वारा भी हो रहा है। ओके, और हम बताएंगे आगे रिसेप्टर में एक 2-3 तरह का और मैकेनिज्म है, उस तरह से भी फेगोसाइटोसिस होता है। थर्ड important function is induction of inflammation and chemotaxis by anaphylatoxins। आप जानते ही हो, पढ़ाए हैं anaphylatoxins C3A C5A, these are the anaphylatoxins, smaller fragment of the C3 and C5 complement proteins, larger fragment is taking part in the complement activation pathway, but smaller fragments are anaphylatoxins. These are C3A, C4A, C5A, anaphylatoxins, and their receptors on leukocytes। तो ये एनाफिलाटॉक्सिन है तो इसका रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है, कहां पर, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, इस सब के ऊपर होता है, WBC के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अब इस क्लास में जहां पर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है is the interface between innate and adaptive immunity। यहाँ पर ये क्या क्या काम कर रहा है, augmentation of antibody responses। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पढ़ाएंगे जब एंटीजन प्रेजेंटेशन तब आपको समझना, बस जान लीजिए augmentation and antibody responses कैसे कर रहा है, C3B and C4B and their proteolyzed fragments bound to immune complexes and antigen। ठीक है, C3 receptors on immune cells, okay, C3 receptors on immune cells कहने का मतलब हुआ C3B and C4B जो है वो and their proteolyzed fragments। अब देखिए इतना सारा फ्रेगमेंट है, आपका दिमाग चकरा जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, somebody is messaging semester 3, यस सर यस सर, क्या कनेक्ट नहीं हो रहे हो क्या, क्या हुआ, मेरी आवाज आ रही है? सर अनामिका नहीं हो पा रही है, वही मैसेज कर रही है। हाँ सर, अनामिका मैसेज कर रही है। क्यों नहीं कनेक्ट, आप लोग तो हो गए, वो क्यों नहीं हो रही है? नेहा शेख भी कह रही है नहीं हो, आइए क्या नेहा शेख, आई तो है, इस गिंदा भी है, तो उसका कुछ प्रॉब्लम होगा, हम कैसे यहाँ बैठ के सॉल्व करें उसका प्रॉब्लम। बहुत लोगों के साथ पर्टिकुलर एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। दीपा दीदी डिस्कनेक्ट हो गई, हाँ डिस्कनेक्ट हो गई है वो। एरिया वाइज मोबाइल टावर एरिया में गड़बड़ है, और फिर कोरोना फैला हुआ बेचारा ऑपरेटर को भी हो गया होगा। अभी जियो और एयरटेल सब खराब चल रहा है, कुछ रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। ये शाह जुबैर रोड उसकी वजह से थोड़े होगा, शाह जुबैर रोड पूरा खुदा हुआ है अभी देखें, ठीक है, कोई नहीं, चलो
आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंटरफेस बिटवीन इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी में ऑगमेंटेशन, C3b C4b क्या कर रहा है, और इसके प्रोटियोलाइट हाँ ये हम बता रहे थे। C3 जो है सेंट्रल कंपोनेंट, आप समझ लीजिए, और C3 के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। फिर मैसेज आया, नहीं नहीं नहीं, ये ऑफिशियल मैसेज है। सेवानिवृत्त सुचित बाबू का देहांत हो गया। प्रोफेसर सुचित नारायण प्रसाद, सेवानिवृत्त शिक्षक हिंदी विभाग, RDTJ कॉलेज मुंगेर का आज निधन हो गया। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एवं लोकप्रिय विद्वान शिक्षक के रूप में उनकी पहचान थी। दुख की बात है। खैर वो एजेड भी बहुत ज्यादा, कारण तो नहीं बताया कि किस लिए। नहीं चलो, शांति ओम। हाँ, C3 के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, होते हैं। C3 में बहुत ज्यादा पावर है इसका ओप्सोनिन बनने का। ठीक है, ओप्सोनिन खतरा भी है और एक तरह से हेल्प भी करता है। अगर ओप्सोनिन बैठ गया आपके अपने सेल के ऊपर, तब टैग हो गया खुद का सेल। ठीक है, तो इसलिए इसका टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए C3, अब ये आप याद रखिए, मैं बता दे रहा हूं आपको। स्टार्ट कीजिए जर्नी C3 से। C3 जो है वो C3 कन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में it will be cleaved into C3A and C3B। C3A चला गया एनाफिलाटॉक्सिन का काम करने। C3B जो है वो फर्दर जो है ऑप्सोनिन का काम करेगा, या C3B जो है आपका बन जाएगा C3 कन्वर्टेज अल्टरनेटिव पाथवे वाला, या C3B जो है C3 कन्वर्टेज क्लासिकल और लैक्टिन पाथवे से जो बना है उसमें कंबाइन होकर C5 कन्वर्टेज बन जाएगा। और C3B फिर से बाइंड हो गया, अगर अल्टरनेटिव पाथवे के 2 बार बाइंड हुआ, पहला बार बाइंड हुआ, फिर फैक्टर डी के प्रेजेंस में फैक्टर बी का क्लीविंग हुआ। ठीक है, तो बीबी बना C3BB, तो ये C3 कन्वर्टेज ऑफ द अल्टरनेटिव पाथवे। और C3BB से फिर आपका क्या बाइंड किया, फिर C3B अगर बाइंड कर गया तो C5 कन्वर्टेज बन गया। तो ये है C3B का काम, समझ गए, C3B का। तो अब C5A तो छोटा फ्रेगमेंट था, वो एनाफिलाटॉक्सिन का काम करके वो चला गया। उसका कोई फर्दर प्रोडक्ट जो है C5A का, उसका फिर प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन हो जाता है, कोई उसका प्रोडक्ट जो है कोई नुकसान का कोई अदर फंक्शन नहीं। बट C3B का फ्रेगमेंट्स जो है उसके फंक्शंस हैं, दे आर स्टिल ऑब्सोलेट। C3B के फ्रेगमेंट्स तो क्या करेगा, जब C3B को हटाना है तो C3B का क्लीवेज होता है, फिर से डिग्रेडेशन होता है C3, क्योंकि अब जब कॉम्प्लीमेंट कास्केट की आवश्यकता नहीं है बहुत ही मैग्निफाइड वे में, तो क्या करेगा, अगर वो रह गया चालू तो क्या करेगा, फिर वो कुछ तो करेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो है स्पेसिफिक नहीं है, वो मारेगा। अब उसके सामने जो आ जाए, पैथोजन आ जाए या होस्ट का सेल आ जाए, वो मारेगा। ठीक है, तो वो मार रहा है तो जब वो मार दिया, पैथोजन को कर दिया, क्लियर कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, तो अब क्या है, आपके कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो हाइटेंड हो गए थे, ठीक है, अब उसको सप्रेस करने की आवश्यकता है। नहीं तो अगर वो स्विच ऑन है अभी तक हाइटेंड रेस्पॉन्स में, नाउ इट विल किल योर ओन थिंग। ठीक है, फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा उसको, और या नहीं तो उसको फिर कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंट डिजीज, कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी डिजीज, क्योंकि अगर, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट रेगुलेशन बहुत जरूरी है। आफ्टर द एलिमिनेशन और द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द इम्यून चैलेंज, ठीक है, तो हाइटेंड रेस्पॉन्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, जैसे जो जितना भी C3 कन्वर्टेज C5 कन्वर्टेज जो बने थे उस सब को आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। मेरी बात आ रही है आप लोगों की समझ में? डिग्रेड करना पड़ेगा C3 C5 कन्वर्टेज को। मेरी ये बात आ रही है आप लोगों की समझ में? मेरी बात आ रही है आप लोगों की समझ में? यस सर, यस सर। तो ये क्या कर रहा है, हाँ, तो फिर क्या होता है, C3B को
फैक्टर आई आता। अभी तक कितना सारा फैक्टर बता चुके हैं आपको, फैक्टर बी, फैक्टर डी, फैक्टर पी, अब बता रहे हैं फैक्टर आई। अभी बता रहे हैं फैक्टर बी क्या था बताइए, अब रिवाइज कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। फैक्टर बी क्या था, याद रहेगा तो आपको याद हो जाएगा सब। अभी बताते हैं, फिर से याद कराते हैं, फैक्टर बी क्या था आप ही बताइए। सर टी ओवर में सर अल्टरनेटिव पाथवे में C3 को C4 मतलब इसको फ्लूइड में ये करने में मदद करता था सर, इसके साथ बाइंड कर जाता था इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर डी एंजाइम से बाइंड करता है और ऑर्गमेंट में उसको डिवाइड, और ये फैक्टर डी इसको क्लीवेज कर। हाँ गुड, अल्टरनेटिव पाथवे में सर। यस यस। अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज फैक्टर बी, देन व्हाट यू विल टेल, करेक्ट आंसर शुड बी लाइक दिस, दैट लार्जर फ्रेगमेंट ऑफ फैक्टर बी is part of C3 convertage enzyme of the alternative pathway. That's all. ठीक है, तो अभी सही बोले हो, ठीक ही बोले हो, बता दिए कि हम समझ गए, बढ़िया बात है, आप जान रहे हो C3b से फैक्टर बी बाइंड हुआ, फिर फैक्टर डी आया, उसको क्लीव कर दिया, छांट दिया, बड़ा फ्रेगमेंट रह गया, अब वो C3 कन्वर्टेज एंजाइम हो गया। फैक्टर डी क्या है, जो फैक्टर बी को काटा, एंजाइम। और फैक्टर पी क्या था, फैक्टर पी प्रोपर्डीन सर। करेक्ट, प्रोपर्डीन। Okay, properdin was stabilizing your C3 C5 convertages. Okay, convertages C3 C5 convertages of the alternative pathway, not the classical and lectin pathway. उसका पहले से वो स्टेबल है, प्रोपर्डीन का रोल है अल्टरनेटिव पाथवे में। और दूसरा काम अल्टरनेटिव पाथवे में, दूसरा काम प्रोपर्डीन क्या कर रहा था, आज ही पढ़ा है, प्रोपर्डीन was initiating the alternative pathway, यस सर, वो इनिशिएट करता है, सरफेस से बाइंड कर गया, और C3b कॉम्प्लेक्स बनाता है। हाँ ठीक है, ये हो गया, गुड। चलिए, इसका मतलब हम सिर्फ कथा नहीं बांट रहे हैं, आप लोग ग्रहण भी कर रहे हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल का काम करता है, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, कंफ्यूज मत होना, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल is present on the microbial cell surface. Okay, and pattern recognition receptor is your host molecule. So properdin is PRR, but PPRR समझ लो, properdin is पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, अपना फॉर्मूला बना लो, PPRR, प्रोपर्डीन इज पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। और पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल कहां पर है, PRM, वो प्रेजेंट है माइक्रोबियल सरफेस पर, जैसे लाइपोपॉलीसेक्राइड है पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल, जैसे पेप्टिडोग्लाइकेन जो है लेयर, वो आपका पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज। यस कि नो, समझ रहे हो बात को, आगे बढ़े, तो कहने का मतलब हुआ कि C3b को जब काम खत्म हो गया कॉम्प्लीमेंट पाथवे का, तो उसको चॉप करके एकदम टुकड़ा में काट के पूरी तरह नष्ट करना जरूरी है। उसका छोटा भी फ्रेगमेंट जो है वो फिर ऑप्शनाइज कर जाएगा और कॉम्प्लीमेंट कैस्केड को फिर बढ़ा देगा। तो क्या करता है, फैक्टर आई आता है यहाँ पर, फैक्टर आई मीडिएटेड क्लीवेज ऑफ C3b then happens, proteolytic cleavage of C3b happens। और फैक्टर आई जो है इट इज ए कोफैक्टर, इस C3b को काटने के लिए दो चीज लगता है, ठीक है, जिसमें से एक फैक्टर आई है इसीलिए कोफैक्टर बोले, और एक उसका साथी है CR1, दैट इज C3b C4b रिसेप्टर, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर। हम अभी आपको इसके बाद पढ़ाएंगे कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1, इसके बाद जब ये तीनों क्लासेस जो अभी आपको बता देंगे उसके बाद रिसेप्टर्स पढ़ाएंगे, डाइवर्स फंक्शन कैसे कैसे है वो फिर आपको हम बताएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 और क्या बोल रहे थे, फैक्टर आई के बारे में, ये कोफैक्टर, फैक्टर आई जो है कोफैक्टर है, और तो और एक और कोफैक्टर है CR1, ये कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 और फैक्टर आई दोनों आया।
तो C3b को बाइंड किया CR1 एंड CR1 प्रेजेंट कर दिया C3b को, फैक्टर आई को, लो भैया इसको काटो। फैक्टर आई तो ढूंढ के लाएगा नहीं, वो पड़ा वो है। C3b को CR1 बाइंड करके प्रेजेंट किया फैक्टर आई को, दैट इज व्हाई these two are co-factor. तो फैक्टर आई देन क्लीव्स इट C3b को व्हेन इट इज बाउंड टू द C3b C4b रिसेप्टर CR1। तो फैक्टर C3b जब टूटता है तो क्या बनता है? C3b टूटता है तो देन एक फ्रेगमेंट जनरेटेड होता है, उसको बोलते हैं C3b के आगे स्मॉल आई लगा दो, IC3b। IC3b फिर ऑप्सोनिन है, तो अब इसको काटा और एक और छोटा फ्रेगमेंट निकला, उसका कोई काम नहीं, वॉश आउट हो जाएगा। IC3b ऑप्सोनिन है, अब उसको भी फिर काटना है। दो फ्रेगमेंट निकला तो कौन कौन सा? एक IC3b और एक और माइनर फ्रेगमेंट निकलता है, ठीक है, उसका कोई फिजियोलॉजिकल रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। ओके सर। तो IC3b हुआ, IC3b जो है वो क्लीव हो गया आपको, फिर फैक्टर आई के प्रेजेंस में IC3b कट जाता है, वो बन गया C3d एंड C3dg, ठीक है। C3d में भी फिर C3d इज नॉट हैविंग द ऑप्सोनिन प्रॉपर्टी। मैं थोड़ा कंफ्यूज यहाँ पर मैं मिस कर रहा हूँ। C3d एंड C3dg जो है उसमें भी कुछ है प्रॉपर्टी, ओके। तो उसको क्लीव करना पड़ता है, नहीं लेकिन फाइनल है C3d C3dg, और उसका फिर प्रोटियोलिटिक क्लीवेज फिर डिग्रेडेशन हो जाता है बाद में। तत्काल उसको C3b को तुरंत काट के चॉप करके छोटा छोटा टुकड़ा में इनएक्टिव फॉर्म में बना देने की जरूरत है। बाद में आराम से उसका प्रोटियोलिटिक क्लीवेज भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर वो रह गया थोड़ी देर के लिए तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे फिर हाइटेंड हो जाएगा, तुरंत एम्पलीफाई हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से फैक्टर आई जो है को फैक्टर है और इसको ठीक करता है। अब देखिए ये हो गया ये वाला काम। एनहांसमेंट ऑफ इम्यूनोजेनिक मेमोरी C3b एंड C4b, कितना काम है इसका, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए एनहांसमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजिक मेमोरी C3b एंड C4b, यही सब का काम है। C3b and C4b and their fragments bound to antigen and immune complexes, yes. Receptors for complement components on follicular dendritic cells. अब जब आपको सेल्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे डेंड्राइटिक सेल्स क्या होता है, एक मस्ट सेल होता है वो भी होता है, और CTL सेल्स, बहुत तरह के सेल हैं, साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट वो तो बना बाद में, B साइट लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट, मैक्रोफाजेस, फेगोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। There are various types of cells involved in the immune system, are part of the immune system, involved in the immune responses, वो हम पढ़ाएंगे बाद में भी आपको, ठीक है। C3b C4b जो है उसके फ्रेगमेंट्स जो है एंटीजन से बाइंड करते हैं और इम्यून कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड करते हैं। तो अब क्या हुआ, इसकी वजह से जो है B सेल को मदद मिलता है रिसेप्टर मीडिएटेड एक्टिवेशन में, वो हम बताएंगे आपको। एनहांसमेंट ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन, ये भी APC सेल में ये सब एनहांसमेंट करता है, रेस्पॉन्सिबल मेनन बाइंडिंग लेक्टिन, C1q, C3b, C4b, C5a, ये समझ में नहीं आएगा भी पूरा इसका हमको बताना पड़ेगा। एनहांसमेंट ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन आपको बताना पड़ेगा कैसे होता है, देन यू विल गेट पोटेंशियल। सर ये फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड में होता है। फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स is a part of WBC, special type of WBC, okay, कम मात्रा में होता है, बहुत कम संख्या में होती है, ओके। हम आपको अभी है, हम बताएंगे, जब सब बताएंगे तब ये भी बताएंगे, ओके। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट में आप अच्छा से बताएंगे अभी, ठीक है। और पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑन T सेल ये भी है, इसका C3 का फ्रेगमेंट, C3a, C5a, ये एनाफिलाटॉक्सिन होने के साथ साथ T सेल के ऊपर भी इसका एक्शन है, ओके। अब कंप्लीमेंट इन द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द इम्यून रेस्पॉन्स, थर्ड क्लास। अब अभी तक क्या चल रहा था, होस्ट का डिफेंस चल रहा था, लड़ाई चल रहा था। अब लड़ाई खत्म हुए तो मैदान में क्या रहेगा, छत बिछत सब पूरा बिखरा पड़ा रहेगा, गंदगी का अंबार, तो उसको साफ करना जरूरी है।
नहीं साफ करे ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा क्या इतना काम करके? तो वो झाड़ू भी लगाता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, सबको क्लियर करेगा। क्या करेगा? क्लियरेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम टिश्यूज एंड सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो, बोथ, सबको। क्यों? क्योंकि C2, C1, C2, C4 ये सब और इसके फ्रैगमेंट्स जो है कोवैलेंटली बाइंड करते हैं एंटीजन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। ओके, एंड 1 सेकेंड, फिर कोई मैसेज आएगा। सर आवाज नहीं आ रही, दिलशाद जहां, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, नहीं आवाज आ रही है तो रिकॉर्डेड देख लेना आप लोग। ठीक है, अब क्या बता रहे थे? क्लियरेंस ऑफ एपोप्टोटिक सेल्स, तो वही हुआ एपोप्टोसिस, जिसमें उत्पन्न एपोप्टोटिक सेल्स क्या है? वो सेल जिनका अपना प्रोग्राम सेल डेथ है। सेल को प्रोग्राम किया जाता है तुम अब मर जाओ, तुमको जिंदा रहने की जरूरत नहीं है, तुम खतरनाक हो चुके हो हमारे लिए, बॉडी के लिए। ठीक है, आपके सिलेबस में अगर होगा इसमें तो हम बताएंगे कैसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है। जैसे कैंसरस सेल्स, कैंसरस सेल उत्पन्न हो गया आपके बॉडी में, कैंसरस सेल्स बन रहे हैं। ओके, आपको कैंसर तो नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन बन रहा है, उसका प्रोग्राम सेल डेथ किया जाता है, मारा जाता है, इस पाथवे है इसका। तो और जब उसको डेथ कर गया वो सेल, अपना ही सेल एपोप्टोटिक सेल, तो उसको क्लियरेंस भी करता है। एंड इंडक्शन ऑफ रेगुलेटरी टी सेल्स, ये सब हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे। ओके, जब टी सेल रिसेप्टर पढ़ाएंगे तब आपको ये समझ में आएगा, रेगुलेटरी ऑफ टी सेल। इतना तक आप समझे? कुछ कुछ जान रहे हैं कि पूरा नहीं समझोगे, लेकिन एक वीडियो को फिर से सुनना, ये टेबल को देखना। अभी आगे हम पढ़ाएंगे ये सब चीज डिटेल में, तो आपको और समझ में आएगा। ओके, आगे बढ़े? आगे बढ़े? यस सर। ओके, नाउ सी the diverse function of complement. This table lists the categories of complement function, each of which is discussed below. In addition to its long understood role in antibody-induced lysis of microbes, क्योंकि बहुत सालों तक यही समझा जाता रहा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है एंटीबॉडी इंड्यूस्ड लाइसिस कर रहा है सेल्स का, यानी क्लासिकल पाथवे डिस्कवर हो चुका था, तो सब पता था कि ठीक है ये पाथवे क्लासिकल पाथवे, इसीलिए नाम उसका रखा गया। बाद में जब अदर पाथवेज, पहले सिर्फ नाम था कॉम्प्लीमेंट पाथवे, उसका क्लासिकल पाथवे नाम नहीं था। क्लासिकल पाथवे बाद में उसका नाम दिया गया, तो अदर पाथवेज भी डिस्कवर हो गए, तो ये क्लासिकल इसलिए क्योंकि पुराना है। ओके, इवोल्यूशनरी भी पुराना है। तो जो है बाद में लेक्टिन पाथवे का पता चला, फिर अल्टरनेटिव पाथवे का पता चला। तो लॉन्ग अंडरस्टूड रोल था इनका कि एंटीबॉडी इंड्यूस, क्योंकि क्लासिकल पाथवे में एंटीबॉडी लगता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से इनिशिएट होगा, तो एंटीबॉडी इंड्यूस्ड लाइसिस ऑफ माइक्रोब्स, यानी क्लासिकल पाथवे से मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, एंटीबॉडी इंड्यूस्ड, लास्ट में C5 भी उससे भी बन के आएगा। ओके, तो ये बहुत दिनों तक यही समझ रहा था, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हुआ और भी नॉलेज प्राप्त हुआ। देखिए क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो हैज इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन इनेट इम्यूनिटी, मेनी ऑफ विच आर मीडिएटेड बाय soluble innate receptors many of which are mediated by the soluble innate immune receptors such as MBL and the phycolins. कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट जो है इनेट इम्यूनिटी के इंपॉर्टेंट फंक्शन को भी करता है। जैसे कौन सा फंक्शन इनेट इम्यूनिटी का बताइए? लेक्टिन पाथवे क्या है? MBL क्या है? पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर है। MBL मैनन बाइंडिंग लेक्टिन्स है इसका नाम। दीज आर लेक्टिन्स। हेलो, MBL लेक्टिन पाथवे पढ़ा चुके हैं ना? तो these are the soluble ones and these are innate components, or you can say innate part, innate immunity का पार्ट है। ठीक है, तो इसीलिए नाम रखा है innate immune receptors। soluble भी है इसीलिए soluble receptors है। क्यों रिसेप्टर है ये? क्योंकि माइक्रोबियल सेल सरफेस पर जो पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल है उसको ये पहचानेगा। मैनन बाइंडिंग लेक्टिन है,
यानी मैनोज रेसिड्यूज का एक स्पेसिफिक पैटर्न है, उसको ये रिकॉग्नाइज कर लेता है। एंड द फाइकोलिन्स, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनन का एक स्पेशल ब्रांच नेटवर्क है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये प्रोटीन, और भी तरह के बैक्टीरियल पैथोजन सेल से बहुत तरह का पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स है, तो उस सब के लिए अलग अलग तरह के हैं और भी। सो दे आर फाइकोलिन्स ऑल्सो। ओके, व्हाट आर फाइकोलिन्स? फाइकोलिन्स क्या करता है, एन ग्लूकोसामाइन, फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था, एन ग्लूकोसामीन जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है, और एन ग्लूकोसामीन मिलता है हमको इसमें बैक्टीरिया में, तो ये उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो क्या कहने का मतलब, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये सब इनेट इम्यूनिटी का भी पार्ट है। द पाइवोटल इंपॉर्टेंस ऑफ C3b मीडिएटेड रेस्पॉन्स, C3b मीडिएटेड रेस्पॉन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, सच एज ऑप्सोनाइजेशन has been clearly demonstrated in C3 double knockout animals। अगर किसी एनिमल में C3 को डबल नॉकआउट कर दिए, ओके, यानी दोनों एलील, दोनों जीन, एक फादर से आता है एक मदर से आता है, दोनों क्रोमोसोम पर C3 का जो जीन है उसको आप खराब कर दिए, तो क्या होगा एनिमल में, C3 भी जनरेट ही नहीं होगा, तो ऑप्सोनाइजेशन नहीं हो रहा है उसमें, विच डिस्प्ले, अब ऑप्सोनाइजेशन नहीं होने की वजह से, और C3 भी, क्योंकि C3 कन्वर्टेज तो बन जाएगा उसमें, क्लासिकल बात, C4b C2a मिलकर C3 कन्वर्टेज बन जाएगा, ओके, लेकिन ऑप्सोनाइजेशन अफेक्ट कर जाएगा। C4b भी ऑप्सोनिन का काम करता है, लेकिन C3b जो है सबसे ज्यादा ऑप्सोनिन का काम करता है, ओके, विच डिस्प्ले इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू बोथ वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो फिर नॉकआउट माइस जो है वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको होने लगेगा, तो क्या हो गया उसमें, लॉस ऑफ ऑप्सोनाइजेशन हो गया C3 डबल नॉकआउट माइस में। In addition, recent experiments have explored the role of various complement components at the interface of innate and adaptive immunity and identified multiple mechanisms by which the release of active complement fragments act to regulate the adaptive immune system। ये adaptive immune system को भी regulate करता है, ठीक है। हम आगे पढ़ाएंगे आपको, बी सेल का जो डिस्कस करेंगे, बी सेल को के एक्टिवेशन में कैसे इन्वॉल्व है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के फ्रेगमेंट्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। बताया, अभी झाड़ू लगा देगा, पूरा क्लीन करेगा, ठीक है, जो भी डेब्रिस है, कॉम्प्लेक्सेज है जो जनरेट हुए, उस सबको, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सेज से डेब्रिस से C3b जाकर के बाइंड करेगा, C3b के पीछे C3b रिसेप्टर आएगा, एंड C3b रिसेप्टर क्या करेगा, इधर उसको तो एनगल्फ करके प्रोटियोलाइट उसको अपना क्लीव कर लेगा, ठीक है, या फेगोसाइटोसिस के द्वारा, या नहीं तो वो नहीं कर सकता है खुद से, तो क्या करेगा, जैसे दो आदमी अगर चीजों का आदान प्रदान करते हैं तो एक हाथ से ले दूसरा हाथ से दे, ठीक है। अगर आप किसी को कुछ चीज पकड़ाओगे तो अपने हाथ में वो चीज पकड़ोगे और उसके हाथ में दे दोगे, ठीक है। तो इसी तरह आगे हम दिखाएंगे कि एक रिसेप्टर ऐसा है जो पहले खुद पकड़ता है और फिर दूसरे रिसेप्टर में भी बाइंड किए हुए उसको दे देता है, ठीक है, और फिर उसको दे दिया, देन दैट सेल एनगल्फ्स इट, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पर वो काम कर रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स, एंड रिसेंट वर्क हैज इवन सजेस्टेड दैट it is important in the elimination of excess synapses during the development of a nervous system। देखिए कितना बड़ा काम कर रहा है। Immune recent work also suggested that it is important in the elimination of excess synapses। synapses क्या होते हैं, पढ़े हो आप लोग, ठीक है, नर्व का जो एंडिंग्स, यस सर पढ़े, नर्व का एंडिंग्स है ना, और गैप है, मैं बता रहा हूं, नर्व वहां भी सर रिसेप्टर होता है ना, वो जो बाइंड करता है। हाँ, रिसेप्टर नहीं, ट्रांसमीटर, हाँ रिसेप्टर होता है और बीच में ट्रांसमीटर होता है। तो क्या है कि नर्व सेल जो है बहुत लंबा लंबा होता है,
और दे आर नॉट कंटिन्यूअस, बीच में साइनेप्टिक फ्लूइड होता है, साइनेप्स है। तो साइनेप्स में क्या है, इम्पल्स जो है एक नर्व एंडिंग से दूसरे नर्व एंडिंग में ट्रांसमिट म्यूट कर लीजिए ना, तो ट्रांसमिट होता है। तो ट्रांसमिट करने के लिए क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हुआ एक नर्व सेल से, एंड देन इट इज ट्रांसमिटेड टू, और वो न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड करता है एडजेसेंट सेल में, फिर वहां इंपल्स क्रिएट हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? एक बिजली का तार है, वो कंटिन्यूअस नहीं है, नर्व सेल क्या है, कंडक्शन कर रहा है, वो आपका तार है, समझिए कंडक्टिविटी है तो तार ही हो गया, कंडक्शन हो रहा है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक डिफरेंशियल पोटेंशियल का। ओके, लेकिन साइनेप्सेस जो है वो जंक्शन है जहां पर वो तार कटा हुआ है, या समझिए वहां इंसुलेशन है, दो तार कटा हुआ है, तो अब फिर भी वहां पर कंडक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, और न्यूरो ट्रांसमीटर जो है एडजेसेंट सेल को बाइंड करके फिर वहां पर सेम नर्व इंपल्स जनरेट कर दिया, फिर वहां से गया वो, फिर अपने एंडिंग पर साइनेप्स पर, वहां फिर वो अपना न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेगा, फिर वो, तो इस तरह से कंडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जब फीटल डेवलपमेंट चल रहा है बच्चे का, तो उसमें क्या हो रहा है, नर्वस सिस्टम का विकास हो रहा है। ठीक है, न्यूरॉन्स जो है बहुत डिवाइड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं, मतलब डिवाइड, उसी समय उनका डिवीजन का टाइम है। बाद में नर्वस सेल न्यूरॉन्स जो है डिवाइड नहीं करते। ठीक है, और इवन इन द यंग वंस, ग्रोइंग एज में, ओके, न्यूरॉन्स डिवाइड। सो जब डिवाइड कर रहा है न्यूरॉन्स, तो उसमें आप समझ लीजिए फुली डेवलप तो हुआ नहीं टर्मिनली, तो साइनेप्स जो है वो कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर इस तरह से हो क्रिएट हो गया। तो एक यूनिफॉर्म साइनेप्स जो है मेंटेन करने के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है उसको करता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये यहाँ नहीं करता कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, तो ब्रेन ही डेवलप नहीं होता उससे। ब्रेन तो डेवलप हो जाता है, लेकिन उसका पूरा सेंसरी और मोटर फंक्शन जो है इम्पेयर्ड हो जाता है। समझ रहे हो? साइनेप्स का जो विड्थ है उसको फिक्स किया, उसको करेक्ट कर दिया सबको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब कैसे किया ये मत पूछो, Yes, sir. ठीक है, अभी सिर्फ जान लो कि किया है। सो दीज वेरियस फंक्शंस आर डिस्क्राइब बिलो, खाली बिलो करते जा रहा, पहले भी बिलो किया ये। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन हम पढ़ते हैं क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर। कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स कनेक्ट कॉम्प्लीमेंट टैग्ड पैथोजेंस टू इफेक्टर सेल्स। क्या मतलब हुआ इसका? कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो रिसेप्टर्स हैं, बताया था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में देयर आर सम सॉल्युबल प्रोटीन्स एंड सम आर रिसेप्टर बाउंड, सरफेस बाउंड, सम आर सेल बाउंड, तो दोज आर द रिसेप्टर्स। तो अभी तक तो हम लोग पढ़ लिए कॉम्प्लीमेंट्स के सॉल्युबल प्रोटीन्स, इतना आप लोग C3b C4 ये सब अभी भी चलते रहेगा थोड़ा थोड़ा। ओके, अब पढ़िए रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं जो है। सो दीज रिसेप्टर्स कनेक्ट कॉम्प्लीमेंट टैग्ड पैथोजेंस टू इफेक्टर सेल्स। पैथो, यही ऑप्सोनाइजेशन बताया आपको, कॉम्प्लीमेंट टैग्ड हो गया पैथोजन, और उसके इफेक्टर सेल्स, अब उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा, पैथोजन जो ऑप्सोनाइज्ड हो गया है, इफेक्टर सेल्स आर आवर होस्ट सेल्स, आवर सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्टर सेल्स आर देयर। कॉम्प्लीमेंट जो है टैग करके क्या बी सेल के पास भी ले जाता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट फ्रैगमेंट टैग कर दिया तो आरबीसी के भी उसको कैरी करेगा, बी सेल भी कैरी कर सकता, तो जो जो सेल जो जो कैरी कर रहा है, सब जगह अलग अलग काम है उसका। ठीक है, आगे हम देखेंगे इफेक्टर सेल्स। Many of the biological activities of the complement system depend on binding of complement fragments to cell surface, complement receptors. ठीक है, बहुत सारा फंक्शन जो है, जब तक कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर जो है कॉम्प्लीमेंट फ्रैगमेंट से बाइंड नहीं करेगा, those activities will not be started. तो वो सब एक्टिविटी क्या है हम देखेंगे। In addition, some complement receptors play an important role in regulating complement activity by mediating proteolysis of biologically active complement components. तो
कितनी बार? तो यही रिसेप्टर अपने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के फ्रेगमेंट्स को जब वो रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे C3b, उसको प्रोटियोलाइटिकली क्लीवेज करता है। जैसे हम बताया अभी C3b को फैक्टर I मीडिएटेड क्लीवेज हुआ, IC3b, C3d, C3dg। ओके, तो वो भी कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पाथवे जब एक्टिवेट हुआ था तो उसके फ्रेगमेंट्स को नष्ट करता है। ठीक है, अकेला नहीं नष्ट करता है, उसके नष्ट करने में वो लगा हुआ है, वो भी हेल्प करता है। सो रेगुलेटिंग कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी बाय मीडिएटिंग प्रोटियोलिसिस ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव कॉम्प्लीमेंट कंपाउंड्स। ठीक है, एक्टिव बायोलॉजिकली एक्टिव कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स क्या है? C3b, C4b, C5b, and when they are not required, then these fragments will be proteolytically cleaved. अब पैथोजन एलिमिनेट हो गया, अब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन के हो गया, अब उसके बाद C5b बन रहा, तो उसका क्या काम? उसको तो एलिमिनेट हो जाना चाहिए। ओके, तो ये सब, तो level of a number of complement receptors are subject to regulatory by aspects of the innate and adaptive immune system. For example, activation of phagocytic cells by various agents, including anaphylatoxins of the complement system. ये भी कर रहा है। The level of number of the complement receptors are subject to regulation by aspects of the innate and adaptive system. इसका क्या मतलब हुआ? The levels of a number of complement receptors are subject to regulation by aspect of innate and adaptive immune system. For example, activation of phagocytic cells by various agents, including anaphylatoxin of the complement system, has been shown to increase the number of ठीक। अब देखिए ये क्या होता है? एनाफिलाटॉक्सिन जो है, कुछ जो है जैसे C3a एंड C5a, इसका रिसेप्टर है आपके फेगोसाइट्स के ऊपर प्रेजेंट, न्यूट्रोफिल्स के ऊपर प्रेजेंट। क्या नाम है? C3AR, कैपिटल R। तो उसका मतलब हो गया C3b कैपिटल R, तो हो गया C3A कैपिटल R। C3b रिसेप्टर तो कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 है, CR1, लेकिन C3 स्मॉलर फ्रेगमेंट का रिसेप्टर कहां पर है? उसका भी रिसेप्टर है। स्मॉलर फ्रेगमेंट का रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन न्यूट्रोफिल्स। ओके, तो न्यूट्रोफिल्स के ऊपर स्मॉलर फ्रेगमेंट का है, तो वो स्मॉलर फ्रेगमेंट जाकर न्यूट्रोफिल्स को बाइंड कर गया। तो बाइंड करने के बाद दो काम हो गए। पहला तो सेल का जो कंटेंट है, जो उसमें जमा होकर ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में जमा है, उस सेल का कंटेंट जिसका कुछ काम है, स्पेसिफिक फंक्शन है। और यहाँ पर आप ये भी चीज जान लीजिए, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है C5a एंड C3a, ये सब कैटायोनिक इन नेचर है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है इनके ऊपर, और वो रिसेप्टर से बाइंड किए और सेल के अंदर, और रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो क्या होता है? रिसेप्टर जो है रिसेप्टर जो है जी प्रोटीन कपल्ड होते हैं, दीज रिसेप्टर्स। ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स एक फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स है जिसमें जी प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। जैसे बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाए थे, एक्सर्गोनिक रिएक्शन इज एंडरगोनिक रिएक्शन इज कपल्ड विद हाईली एक्सर्गोनिक रिएक्शन एंड देन द रिएक्शन हैपेंस। तो इसी तरह जीटीपी जो है एक तरह का स्विच का काम करता है, यानी बाहर से जो सिग्नल आया, ठीक है, लाइगेंड आया, सिग्नल क्या आया? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। ओके, बाहर से जो सिग्नल आया, क्या सिग्नल आया? एनाफिलाटॉक्सिन C3a and C5a. C3a and C5a is binding to their respective receptors, C3a receptor and C5a receptor, which is present on the neutrophils. अब बाइंडिंग होने के बाद दो काम होंगे, एक तो डिग्रेनुलेशन हो गया सेल का, सेकेंड डिग्रेनुलेशन हो गया, सेकेंड डिग्रेनुलेशन कैसे होता है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, वो फिर उसको सिग्नल गया, कैसे हुआ? C5a रिसेप्टर का साइटोप्लाज्मिक टेल इज इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड देयर जी प्रोटीन इज देयर। उसमें भी डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा
आपके चैप्टर में होगा तो पढ़ाएंगे, बस ऐसे भी जान लो। और जी प्रोटीन से जीटीपी अटैच बाउंड है, ठीक है। अगर और ये स्विच का काम करता है ऑन एंड ऑफ, समझ लो जैसे बोर्ड में स्विच है ना, वैसे समझ लो सेल के अंदर स्विच। अगर जीटीपी अटैच्ड है देन इट इज इन ऑन पोजीशन, और अगर जीटीपी हाइड्रोलाइज हो गया, जीडीपी बन गया, तो ऑफ हो गया, ठीक है। ऑन रहेगा, लगातार डिग्रेनुलेशन होते रहेगा उसका, ऑफ हो गया, डिग्रेनुलेशन विल बी स्टॉप, ठीक है। तो काम कौन कर रहा है, उसके लिए स्टिमुलस कहां से आ रहा है, एनाफिलाटॉक्सिन C3A and C5A. C3A and C5A is binding to their respective receptors which is present on the neutrophil cell surface. Once the ligand C3A and C5A bound to their respective receptors, then G protein, which is coupled with these proteins but present inside the cytoplasm, that will be on, ठीक है। जीडीपी जो है उसके साथ फिर एक एटीपी आएगा और अपना फॉस्फोराइल ग्रुप उसको दे दिया, जीडीपी को जीटीपी बना देगा, ऑन हो गया। ऑन होते ही डिग्रेनुलेशन होना शुरू, सेल से डिग्रेनुलेशन हो गया, या फिर सिग्नल आया C5A गया, क्योंकि अब उसको निकालना भी जरूरी है, जब तक सटा हुआ रहेगा तब तक तो ऑन ही रहेगा, हटाओ ना, उंगली तो हटाओगे स्विच से ना, तो उसको भी फिर बाद में उसको डिग्रेड किया जाता है, अलग बात है, ओके। जब तक ऑन है हो गया, ठीक है। तो जी प्रोटीन का, और दूसरा क्या काम था, अभी हम बोल रहे थे किसके, हाँ इसी लाइन से आया था। दूसरा क्या था, हो रहा था क्या काम है, एनाफिलाटॉक्सिन जब बाइंड करेगा आपके रिसेप्टर से, तो रिसेप्टर की संख्या बढ़ जाती है, पॉजिटिव, मतलब ये देखा गया है कि अगर C3 बाइंड करता है कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 प्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन बी सेल, नॉट ऑन आरबीसी, प्रेजेंट ऑन न्यूट्रोफिल्स, अगर कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर इज 1 इज प्रेजेंट ऑन न्यूट्रोफिल सेल सरफेस ऑल्सो, आरबीसी के ऊपर, आरबीसी वाला का अलग काम है, वहां पर वो इम्यून कॉम्प्लेक्स को क्लियरेंस कर रहा है, आरबीसी। डब्ल्यूबीसी पर अलग काम है उसका, हम बताएंगे अभी आगे, अलग काम। तो जब WBC से C3B C4B रिसेप्टर बाइंड किया, तो WBC क्या करता है, अब वो स्विच ऑन हो जाता है उसका जीन, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 का जीन, पूरा बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रांसक्रिप्शन होने लगा CR1 जीन का, और ट्रांसलेशन होकर सरफेस पर एक्सप्रेस्ड, डेंसिटी बढ़ गया, यही कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द लेवल्स ऑफ द नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स, लेवल्स मतलब उसका कितना संख्या है, लेवल ऑफ ए नंबर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स, बहुत तरह के कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स, ए नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स, बहुत तरह के कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स का लेवल जो है, संख्या जो है सेल सरफेस पर, आर सब्जेक्ट टू रेगुलेशन, कैसे, बाय एस्पेक्ट ऑफ द इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम्स, ठीक है। तो इनेट इम्यून सिस्टम का जो एस्पेक्ट है वो क्या है, वो ये है, फॉर एग्जांपल में जो बताया, फॉर एग्जांपल एक्टिवेशन ऑफ फेगोसाइटिक सेल्स बाय वेरियस एजेंट्स इंक्लूडिंग एनाफिलाटॉक्सिन्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। इससे क्या हुआ, एनाफिलाटॉक्सिन का कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से जब बाइंड किया, उसके बाद हैज बीन शोन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स बाय एज मच एज 10-fold, 10 गुना अपना संख्या बढ़ा लेता है। तो इसका मतलब है कुछ काम है तभी बढ़ाया, ऐसे बिना मतलब कुछ बढ़ाया नहीं, ठीक है। तो काम हम देखेंगे आगे। क्या टाइम क्या हो रहा है, 8 बज गया। चलो ये टेबल देख लेते हैं, टाइम अभी, ये टेबल देख ले, इतना तो नहीं। यस सर। ओके, वैसे 8-9 बजे से क्लास है आपका सर का, लव जी का, ठीक है। यस सर। आप लोगों को कितना देर पहले टाइम चाहिए, गैप चाहिए? सर आधा घंटा और पढ़ा दीजिए। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, वही हम जाना सर, आधा घंटा आपको देते हैं, तो बीच में आप लोग फिर अपना कुछ काम हुआ तो कर लेना।
चलिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ। यस सर। Therefore, we venture into a discussion of, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर की संख्या बहुत बढ़ा रहा है ये, तो कुछ काम है इसका। कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर का इतना जिक्र कर रहे हैं, तो कितने तरह के कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर होते हैं और वो तरह तरह के कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर के तरह तरह के काम हैं, वो सबको हम थोड़ा सा संक्षेप में देखते हैं। ठीक है, क्या काम कर रहा है देखिए। Receptors that bind complement components and their breakdown products. ये टेबल दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। यस। याद रख लीजिए 4 कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर है, 1 2 3 4। आसान है याद रखना, CR1 CR2 CR3 CR4। सबसे इंपॉर्टेंट CR1, सब इंपॉर्टेंट है लेकिन CR1 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए CR एक तो, और ये चीज और भी, इनके बहुत नाम है, एक नाम नहीं है इस सबका। ठीक है, जैसे CR1 को बोला जाता है CD35 भी नाम है इसका, बट CR1 इज द कॉमन नेम। CR1 का एक नाम और है C3b C4b रिसेप्टर, या उसको लगा दो C3b C4b IC3b रिसेप्टर। ठीक है, मच्छर CR1 का ये नाम है। तो जो भी ये सब नाम आया आप समझ लो ये कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 है, CD35। तो याद करना पड़ेगा ये सब। इसका लाइगेंड क्या है, ये किस चीज का रिसेप्टर है? C3b का रिसेप्टर है, C4b से भी ये बाइंड करता है, C1q का भी रिसेप्टर है, IC3b का भी रिसेप्टर है। आपको याद है C1q क्या होता है? C1q क्या है? हाँ, C1q, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। नहीं सर, कट रही है बीच बीच में। C1q जो है वो क्लासिकल पाथवे अगर याद हो आपको, तो C1q का ग्लोबुलर हेड वाज बाइंडिंग टू द CH2 डोमेन ऑफ द एंटीजन ऑफ द एंटीबॉडी। याद है जब C1 जो उसका एक ये जो स्ट्रक्चर दिखाए थे आपको, उसके बाद सीरीन प्रोटीएजेज जो है C1R2 C1S2 C4 को क्लीव कर देता है इनटू C4b एंड C4a। नहीं याद होगा तो बैक में रिवाइज कर लेना, क्लासिकल पाथवे पढ़ाए थे। C1q वही है। तो ये सब का काम क्या है? CR1 का क्या काम है? ये तो इसका नाम हो गया, अल्टरनेटिव नाम, और भी एक दो नाम है। लाइगेंड किससे बाइंड करता है? C3b C4b C1q IC3b। सेल सरफेस बाइंडिंग और एक्सप्रेशन, कहाँ कहाँ ये एक्सप्रेस होता है? ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स के ऊपर, न्यूट्रोफिल्स के ऊपर प्रेजेंट। और ये भी चीज भी ध्यान रखिए, जहां जहां ये प्रेजेंट है सबका अलग अलग काम है। CR1 एरिथ्रोसाइट पर है तो कुछ और काम कर रहा है, न्यूट्रोफिल्स पर है तो कुछ और कर रहा है, मोनोसाइट्स पर है तो कुछ और कर रहा है, माइक्रोफाजेज पर कुछ और, इस्नोफिल पर और, सब जगह अलग अलग काम कर रहा है। एक प्रोटीन अनेक काम, B सेल पर अलग काम, T सेल पर अलग काम। ये सब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे, पढ़ा होगा तो। और फंक्शन क्या क्या काम है? क्लियरेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स, एरिथ्रोसाइट पर है तो वहां ये काम कर रहा है। एनहांसमेंट ऑफ फेगोसाइटोसिस, कहां पर हो रहा है एनहांसमेंट ऑफ फेगोसाइटोसिस? जो भी इसमें से हाँ अलग अलग काम नहीं, यहाँ पर सिमिलर काम भी है, जैसे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, मैक्रोफाजेस, यहाँ पर एक काम हो गया फेगोसाइटोसिस में। रेगुलेशन ऑफ C3 ब्रेकडाउन, यहाँ पर फॉलिकुलर डेंड्राइटिक्स नहीं, रेगुलेशन ऑफ C3 ब्रेकडाउन। ठीक है, C3 जब ब्रेकडाउन कर रहा है C3b फ्रेगमेंट्स में, तो CR1 जो है उसको कैप्चर करके फिर उसको प्रोटीयोलाइट्स क्लीवेज भी हो रहा है इसका, ताकि C3b नहीं हो। B सेल और T सेल पर क्या काम है? जब B सेल T सेल पढ़ेंगे तब बताएंगे। CR2 जो है सेकेंड रिसेप्टर, अल्टरनेटिव नेम इज CD21। ओके, so it is it is ligand for C3d and C3dg, जो फ्रेगमेंट्स है आपका किसका? IC3b के फ्रेगमेंट्स है, C3d एंड C3d, ये लाइगेंड्स है।
काम क्या है, कहां पर प्रेजेंट है, बी सेल के ऊपर, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स के ऊपर। फंक्शन क्या है, एनहांसमेंट ऑफ बी सेल एक्टिवेशन। बी सेल को रिसेप्टर, ये भी आप जानिए, बी सेल के ऊपर अभी हम जो थोड़ी देर पहले बताए थे, नहीं यहां पर वो काम नहीं हो रहा, को रिसेप्टर है, मतलब लाइगेंड एक ही है, बट दैट लाइगेंड इज बाउंड टू टू रिसेप्टर्स। एक तरफ बी सेल रिसेप्टर है और दूसरे तरफ हो रहता है CD21 यानी CR2। और बी सेल रिसेप्टर तो बेसिकली आपका IgM है, सरफेस पर एक्सप्रेस्ड एंटीबॉडी, और दैट IgM is bound to antigen, and to that antigen C3d, C3dg, ये these things are bound, and वो जब उससे बाउंड है तो फिर बगल में CR2 मॉलिक्यूल है, वो भी C3d से बाउंड है। तो एक तरह से ऐसे एक रिसेप्टर से जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी से एंटीजन बाउंड है, ठीक है, एंटीजन से कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट बाउंड है, कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट से एक दूसरा रिसेप्टर जो प्रेजेंट है वो बाउंड है, तो आप ऐसे करके बाउंड है। तो CR2 वहां पर ऐसे रहता है, तो उससे मदद मिलता है बी सेल एक्टिवेशन में, बी सेल को रिसेप्टर एंड रिटेंशन ऑफ C3d टैग्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स। तो ठीक है, आगे हम देखेंगे ये कभी। CR3 कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 3, इसका नाम है CD11B, CD18 मैक, लेकिन ये थोड़ा कंप्लीट नहीं है क्योंकि CR3 भी दो तरह का होता है। नहीं, हाँ यही तो CR4 है, ओके यही है, दो तरह का CR3 और CR4। बेसिकली क्या है, दोनों बोथ आर कंपोज्ड ऑफ CD18 मॉलिक्यूल, CD18 दोनों में कॉमन है, और अलग क्या है CD11B एंड CD11C, ये अलग है, इसलिए दोनों रिसेप्टर अलग है। एंड लाइगेंड CR3 का IC3B है, ओके, एंड फैक्टर H क्या है, फैक्टर H Factor H is a member of the regulators of complement activation family and is a complement control protein. It is a large soluble glycoprotein that circulates in human plasma. Its principal function is to regulate the alternative pathway of the complement system, ensuring that the complement system is directed towards pathogen or other dangerous materials and does not damage host tissues. ये है फैक्टर H, ठीक। तो ये CR3 फैक्टर H के साथ भी बाइंड कर सकता है, IC3B के साथ, एंड इट इज प्रेजेंट ऑन मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, इसिनोफिल, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स एंड T cells. Function is binding to adhesion molecules on leukocytes, facilitates extravasation. IC3B binding enhances opsonization of immune complexes, ये सब इसका काम है। CR4 का काम ये बाइंड करता है, ये भी IC3B के साथ, ठीक है। लेकिन जब CR4 IC3B के साथ करता है तो IC3B मीडिएटेड फैगोसाइटोसिस होता है, एंड इट इज प्रेजेंट ऑन मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल, नेचुरल किलर सेल्स एंड T cells। एक है आपका CRIG, ठीक है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर ये ऐसे बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, अभी ये डिस्कस करेंगे, देन आई विल कम टू दिस। कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 4 तरह के हैं, CR1, CR2, CR3 एंड CR4। ये आपको मैंने ब्रीफ कर दिया है। अब देखिए, ओके, CR1 क्या है, अब एक एक करके देखते हैं। CR1, CR2, CR3, CR4। CR1 is CD35 and is expressed on both leukocytes and erythrocytes and binds with high affinity to C4b, C3b and smaller C3b breakdown products, ठीक है, such as IC3b.
CR1 रिसेप्टर्स ऑन एरिथ्रोसाइट्स बाइंड इम्यून कॉम्प्लेक्स। अब देखिए CR1 का काम एरिथ्रोसाइट पर क्या है, इट बाइंड्स इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स है। तो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स भी ऑप्सोनाइज हो सकता है, वो भी ऑप्सोनाइज होता है C3b से। जब वो C3b से जब बाइंड किया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, देन C3b C4b रिसेप्टर दैट इज CR1 binds to C3b and C3b has bound to antigen antibody complex। तो इस तरह से CR1 जो है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को कैप्चर कर लिया। कौन सा CR1? जो एरिथ्रोसाइट के सरफेस पर प्रेजेंट है। ठीक है, एंड सिर्फ पकड़ ही नहीं लिया, उसके बाद क्योंकि एरिथ्रोसाइट तो ब्लड में घूम रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, हर अंग में हर कोना में जा रहा है आरबीसी आपका, एंड टेक देम टू लीवर। जब वो लीवर में पहुंचता है तब दे आर पिक्ड अप बाय फैगोसाइट्स एंड क्लियर्ड। तो लीवर में फैगोसाइट्स जो है उसका नाम टिश्यू फैगोसाइट्स है। जैसे ब्लड में फैगोसाइट्स है आपके न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, दीज आर फैगोसाइट्स। टिश्यू के अंदर जो फैगोसाइट्स है, टिश्यू फैगोसाइट्स मैक्रोफाजेस दे आर कॉल्ड। लीवर में उसका नाम है कुफर्ड सेल्स, फैगोसाइट्स है। तो ये क्या किया वहां पर, जब सर्कुलेट कर रहा है तो कूफर सेल, अब ये यहाँ पर उसका फंक्शन आ जाता है। एक कूफर सेल के ऊपर अनदर कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन इज प्रेजेंट, नाम है उसका SIG, यहाँ लिखा होगा। अच्छा आगे होगा, यही शायद है CR1IG। ठीक है, तो ये क्या किया, एक हाथ से दिया दूसरा हाथ से ले लिया। CR1 से जो बाउंड है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस वाया C3b। अब नाउ another complement protein, another complement regulatory protein which is present on the Kupffer cell, that also is binding to C3b। ठीक है, तो जब वहां से गुजरता है और उसका बाइंडिंग उससे ज्यादा होता है एफिनिटी। ठीक है, तो देन व्हाट इट डज, वो कैप्चर कर लिया, वो भी C3b से बाइंड हो गया। इधर CR1 प्रेजेंट ऑन एरिथ्रोसाइट, वो भी C3b से बाउंड है। अब दोनों में हम नहीं छोड़ेंगे, कौन छोड़ेगा? जो ताकतवर रहेगा वो रख लेगा। ये रख लिया, कूफर सेल वाला रख लिया। अब कूफर सेल के पास जैसे ही आया C3b के साथ अटैच्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, कूफर सेल उसको फैगोसाइटोस कर लेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो CR1 receptors on erythrocytes bind to immune complexes and take them to liver, where they are picked up by phagocytes and cleared। ये बता दी आपको। अब देखिए, बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑप्सोनाइज माइक्रोबियल सेल्स वाया CR1 ऑन फेगोसाइट्स। अब देखिए CR1 जो है वो फेगोसाइट्स पर प्रेजेंट है, तब क्या कर रहा है? एरिथ्रोसाइट पर किया तो इम्यून कॉम्प्लेक्स को क्लियर किया। CR1 फेगोसाइट, जैसे CR1 प्रेजेंट है न्यूट्रोफिल्स के ऊपर, तब क्या कर रहा है? ऑप्सोनाइजेशन आपको बताया ही। C3 फ्रेगमेंट जो है ऑप्सोनिन्स है, वो कोट कर दिया किसको? बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑप्सोनाइज्ड माइक्रोबियल सेल्स। माइक्रोबियल सेल्स को ऑप्सोनाइज कर दिया आपका क्या? कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट सच एज C3b C4b, वो कर दिया ऑप्शनाइज। उसके बाद माइक्रोबियल सेल्स जो है, और CR1 कहाँ प्रेजेंट है? फेगोसाइट्स के ऊपर भी प्रेजेंट है, WBC के ऊपर भी प्रेजेंट है। एंड CR1 इज व्हाट? C3b C4b रिसेप्टर अगेन। नाउ एन ऑप्शनाइज्ड मटेरियल इज, और ऑप्सोनिन्स आर आल्सो व्हाट? C3b C4b। तो अब जो है, दिस इज one type of phagocytosis which is called a receptor mediated phagocytosis। Here the receptor is CR1 and the phagocytes are जो है neutrophils। ठीक है, यही कह रहा है, बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑप्सोनाइज्ड माइक्रोबियल सेल्स by CR1 on phagocytes results in receptor mediated phagocytosis and the secretion of pro-inflammatory molecules such as IL-1 and prostaglandins। तो यही नहीं किया, मैक्रोफाज जो है फेगोसाइटोस भी कर लिया, साथ ही साथ मैक्रोफाज जो न्यूट्रोफिल जो है अपने अंदर से
सिक्रीट किया प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स भी। एक तरफ तो आपको बता रहे थे एनाफिलाटॉक्सिन के माध्यम से भी हो रहा था डिग्रेनुलेशन, इस तरह से भी हो रहा है। कब? जब फेगोसाइटोज कर लेता है पैथोजन को, तब भी, दोनों केस में। तो यहां पर प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स निकाला, जैसे प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स आपका एनाफिलाटॉक्सिन भी है, बट एनाफिलाटॉक्सिन्स आर नॉट ओनली प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स, अदर टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स, प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स, मतलब these are not completely, you can say these are the inflammatory molecules, but they assist in inflammatory reactions. तो assist, तो pro inflammatory molecules such as IL-1, interleukin 1, interleukin 1 भी कोई एक तरह का प्रोटीन नहीं है, ये भी 11 फैमिली में 11 तरह अलग अलग तरह के इंटरल्यूकिन्स हैं, तो उतना क्या जानोगे, लेकिन इतना जान लो IL-1, ठीक है, ये हुआ, ये भी प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल है। कहां से निकला? फेगोसाइट से। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है, कोई बता सकता है? नहीं पता सही, लिपिड्स में है ना कुछ सर? करेक्ट, थोड़ा सा तुम बताइए। क्या नाम? स्नेहा। और ये इंजरी को लिपिड्स में जो साइड्स होता है, जो टिश्यू डैमेज या इंफेक्शन इंजरी है, इनको इसके साथ डील करता है सर, वही है क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा सही बोल रहे हो, लेकिन कंप्लीटली नहीं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है ये फैटी एसिड है बेसिकली। म्यूट कर लीजिए, हम बताते हैं इसका, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, काम का चीज है, ठीक है, और आपके बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है फैटी एसिड चेन है, बट इट इज साइक्लिक। लिपिड में क्या था? फैटी एसिड इज लीनियर वन चेन, प्रोस्टाग्लैंडिन इज साइक्लिक फैटी एसिड, and if this is cyclic, so it behaves like hormone. हार्मोन तो एक प्रोटीन पेप्टाइड हो गया, हार्मोन आप पढ़े हो, कुछ हार्मोन अदर तरह के भी होते हैं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ऐसा ही एक हार्मोन है, बिहेविंग लाइक अ हार्मोन, और हार्मोन भी कह सकते हैं इनको। तो कैसा हार्मोन क्या करता है? ह्यूमन बॉडी में बर्थ जब होता है, होने के टाइम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस में ये काम आता है। तो बहुत तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन सब, हम एक प्रोस्टाग्लैंडिन का आपको उदाहरण दे रहे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस में काम आता है। तो ये हो गया आपका ये प्रोस्टाग्लैंडिन। तो सोच लीजिए कितना काम कर रहा है भैया। CR1 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये भी काम इसी का है। नर्वस सिस्टम भी डेवलप कर रहा है, होस्ट से भी डिफेंस कर रहा है, बाप रे, ऑप्सोनिन भी है। तो ये तो सिर्फ 2-4 बात है, अभी और जितना खोज हो रहा है सब ऐड होते जा रहा है फंक्शन इसका, समझ में नहीं आ रहा है कब ठहरेगा ये सिस्टम, ऐसा है। प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया। अब CR1 ऑन बी सेल्स, CR1 अब बी सेल पर क्या करता है? ये तो हो गया आपका न्यूट्रोफिल्स पर। बी सेल के ऊपर जब है CR1, तो इट मीडिएट्स एंटीजन अपटेक ऑफ C3b बाउंड एंटीजन, यानी एंटीजन प्रेजेंटेशन में इसका रोल है CR1 का। CR1 on B cells mediate antigen uptake of C3b bound antigen। तो B सेल को क्या करना है? उसको एंटीजन को पहचानना होता है, तब तो उस हिसाब से एंटीबॉडी को प्रेजेंट कर पाएगा। टी सेल को सजा सजाया सब कुछ चाहिए, प्रेजेंट वे में प्रेजेंटेड चाहिए, तब वो टी सेल काम करेगा, ठीक है। टी सेल तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन उसको एंटीजन जो है प्रेजेंट फॉर्म में चाहिए, प्रेजेंट करके दिया जाए, उसको स्पेसिफिकली प्रोसेस करके दिया जाए। तो इस प्रोसेस में बी सेल के ऊपर है आपका CR1 C3b बाउंड एंटीजन से बाइंड किया और बी सेल उसको इंटरनलाइज कर लिया। इंटरलाइज करके बी सेल का लाइसोसोमल सिस्टम में जो है वो फ्रैगमेंट लाइसोसोमल सिस्टम में एंटीजन्स जो है डिग्रेड करेगा, और एंटीजन डिग्रेड करेगा लाइसोसोम में बी सेल का, तो और एंटीजन के पार्टिकल्स जो है वो फ्रैगमेंट्स, या एंटीजन में प्रोटीन ही है बेसिकली, फ्रैगमेंट्स है, दोज प्रोटीन फ्रैगमेंट्स विल बी एक्सप्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन दीज सेल्स। ओके, सो ये अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में CR1 हो गया। So leading to degradation in B cell lysosomal system and subsequent presentation to C cells.
This process makes CR1 an actor in adaptive as well as in inactive innate immune response. तो CR1 एडेप्टिव में भी काम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटेशन कर रहा है ये, और साथ ही साथ इनेट में भी है क्योंकि ऑप्सोनिन है ये. As we will see later, CR1 also mediates the protection of host cells against the ravages of complement attack. ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट पाथवे जब खत्म हो गया उसके बाद C5 कन्वर्टेज, C3 कन्वर्टेज जो भी बचे हैं उनका डीके होना जरूरी है. ठीक है, या ऐसा होस्ट जिसमें हाइटेंड रिस्पॉन्स है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे हो जा रहा है, यानी कह रहा है रेवेजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट अटैक. ठीक है, by serving as cofactor for destructive cleavage of C3b and C4b on host cell membrane by factor I. ये बता दिए आपको, factor I mediated lysis of what? C3b and C4b fragments by CR1 and factor I. These two are doing it. So as well as acting as an accelerator of the decay of C3 and C5 convertages. तो जब C3b को क्लीव करेगा, अब C3b बहुत जगह है, C3b कन्वर्टेज में भी है, C5 कन्वर्टेज में भी है और फ्री C3b भी है, सब क्लीव करेगा. C3b कन्वर्टेज से क्लीव किया तो क्या हुआ? C3 कन्वर्टेज डिके हो जाएगा एंजाइम. ठीक है, तो ये सब फैक्ट, और C3 क्लीव होगा तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ C3b विल बी जनरेटेड, IC3b, C3d, C3dg सच एज. तो आज यही खत्म करें. यस सर. कल आप लोगों का दिन है, कल कौन सा दिन है? वेडनेसडे. यस, आप लोगों का दिन है. यस सर, कल फिर क्लास होगी. ठीक है. यस सर. चलो, बाय बाय.